हेलो फ्रेंड, मैं हूं घनश्याम और आपने अभी अभी ज्वाइन किया तो इलेक्ट्रिक न्यूरन में। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक SSC JEE एंड RRB JEE और अदर एग्जाम लाइक असिस्टेंट इंजीनियर। तो ये वीडियो को विदाउट स्किप करके पूरा फुल वीडियो देख लेना चाहिए आपको, ताकि आपका एक भी पॉइंट छूट ना जाए कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप लिख ना पाए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपका फ्रेंड को भी शेयर कर देना ताकि उसको भी ये बेनिफिट पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का। आज का हमारा टॉपिक है लोड फ्लो स्टडी। तो लोड फ्लो स्टडी हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो प्रीवियस जो वीडियो थे प्रीवियस में हम क्या पढ़े थे? ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़े थे। बट आज हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का जो हमारा पावर सिस्टम है जनरेटिंग स्टेशन से लोड स्टेशन तक। देखिए ये एक जनरेटिंग स्टेशन जी है और उसके बाद क्या आएगा बस आएगा। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन आएगा TL, मैं TL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। TL इज ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद फिर से बस आएगा। देन उसके बाद क्या आएगा? मान लो कि ये आपका लोड है। तो मैं आपका ये सिंपल सिंगल लाइन डायग्राम में शो कर रहा हूँ, बट ऐसा सिंगल लाइन डायग्राम में शो करना इजी है क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये 3 फेज में है, इसलिए इसको कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसका वोल्टेज, इसका पावर, इसका इम्पीडेंस, इसका एडमिटेंस, ये सब कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपको, क्योंकि ये जो बस है बस में बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड होता है। n नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड होता है, n नंबर ऑफ जनरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड होता है। तो और लोड भी यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सो इस टॉपिक में जो आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और जो फेज एंगल है वोल्टेज का इन द लोड फ्लो स्टडी दिस टॉपिक में, और जो रिएक्टिव पावर है दैट इज Q एंड एक्टिव पावर दैट इज P और इसका फेज एंगल समथिंग जो भी होगा वही। तो दोज आर स्पेसिफाइड क्वांटिटी, दोज आर ऑलवेज स्पेसिफाइड क्वांटिटी। मतलब कि जो वोल्टेज है वोल्टेज का कुछ स्पेसिफाइड होगा। मतलब कि दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक, V1 से V2 दिस पॉइंट तक वोल्टेज ही मेंटेन्स रहेगा। बट अदर देन प्लस माइनस यदि आप चाहे तो रेगुलेशन कर सकते हैं 5% तक, ताकि आपका सिस्टम स्टेबल रहे। और इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि 10%, तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा। ज़्यादा वेरिएशन होने से सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल होने से सिस्टम रन नहीं करेगा और ये इक्विपमेंट में भी डैमेज। सो यू नीड टू फॉलो दिस 3 रूल दोज आर लोड फ्लो ऑफ न्यूटन रैप्सन। हम न्यूटन रैप्सन से सॉल्व करेंगे। देन गॉस सीडल से, ये आपका इटरेशन मेथड है, ठीक है। ये आपका इटरेशन मेथड है। न्यूटन रैप्सन एक, गॉस सीडल, देन डिकपल न्यूटन रैप्सन, यही तीनों मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा पावर सिस्टम का। तो हमारा पावर सिस्टम में क्या क्या हम फाइंड करेंगे? वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, उसका एंगल, उसका पावर, उसका इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ये सब क्या होता है। तो इसमें क्यों हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जेड को क्यों डिस्कस करने वाले हैं, वाई को डिस्कस क्यों करने वाले हैं। तो हम जेड को क्यों डिस्कस करने वाले हैं? जेड इसलिए कि हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक। और वाई को हम क्यों? फॉर आवर स्टेबिलिटी
स्टोरेज। तो वाई आपका क्या है, वाई आपका एडमिटेंस है। तो एडमिटेंस मेट्रिक किस लिए, स्टेबिलिटी स्टोरी के लिए, और जेड के लिए किस लिए, फॉल्ट एनालिसिस के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम कैसे सिंगल लाइन डायग्राम से और वन फेज डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये एक आपका वन लाइन डायग्राम ऑफ 5 बस सिस्टम। सो हियर आई हैव taken only 5 bus. This is one bus 1, this is one bus 2, this is one bus 3, this is one bus 4, and this is another bus 5. So there is 5 bus interconnected with each other by the transmission line. Those are our transmission line 1, transmission line 2, transmission line 3, transmission line 4, transmission line 5, transmission line 6. तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन हो गया। और ये जो है ये आपका जनरेटर है, दिस इज वन जनरेटर, दिस इज अनदर जनरेटर एंड दिस इज अनदर जनरेटर। और जनरेटर के साथ आपका लोड भी कनेक्टेड है। देखिए ये एक आपका लोड है, ये अनदर लोड है, ये भी आपका लोड है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड में होता है। तो इंटरकनेक्टेड होने के कारण हम इजीली इसको फाइंड कर नहीं सकते, इसलिए हम न्यूटन रैप्सन, गॉस सीडल, डिकपल मेथड, ये सब मेथड यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया है। देखिए बॉस का वोल्टेज V1 दिया गया है, एंड दिस सेकंड बॉस का वोल्टेज V2, थर्ड बॉस का वोल्टेज V3, फोर्थ बॉस का वोल्टेज V4, से फिफ्थ बॉस का वोल्टेज V5। उसी तरह जनरेटिंग स्टेशन का कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज SG1 फॉर फर्स्ट जनरेटर, फॉर सेकंड जनरेटर कॉम्प्लेक्स पावर SG2, फॉर थर्ड जनरेटर और n नंबर ऑफ जनरेटर, मान लो कि n नंबर जनरेटर था SGN होगा। यहाँ SG5 दिया गया है क्योंकि 5 वॉल्स में जनरेटर कनेक्टेड है। उसी तरह द डिमांड साइड, देखिए डिमांड का कॉम्प्लेक्स पावर SD1 फॉर 1 बस, फॉर सेकेंड बस पे नहीं है कुछ डिमांड, लो डिमांड कुछ नहीं है। थर्ड बस देयर इज वन डिमांड दैट इज SD4। देखिए थर्ड बस में वन डिमांड है दैट इज SD3, कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड SD3। उसी तरह फोर्थ बस में SD4 डिमांड है कॉम्प्लेक्स पावर, और फिफ्थ बस में भी एक डिमांड है। तो ये आपका हो गया इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ वन लाइन डायग्राम ऑफ 5 बस सिस्टम। तो ये आपका 5 बस सिस्टम है। उसी तरह ये n नंबर ऑफ बस हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ बस हो सकता है। बस मतलब कि कनेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लोड एंड जनरेटिंग स्टेशन विथ इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। तो ऑलवेज आप इस पॉइंट को याद रख लो, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इन इंडियन इट्स 50 हर्ट्ज। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ इंडियन स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज, ये आप याद रख लेना। तो चले देखते हैं इसका नेटवर्क मॉडल। उससे पहले मैं आपको और एक दो पॉइंट यहाँ बता देता हूँ। सो दिस नेटवर्क हमने किस लिए ये स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमको इजी हो सके। बट और एक्चुअली प्रैक्टिकल सिस्टम में क्या होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर है। 100 ऑफ बसेस इन ट्रांसमिशन लाइन लिंक्स टू one bus, 100 transmission line connected to one bus, so it is extensive to calculation and our tedious and the time consuming to solve all those things, voltage and complex power. So due to this they develop some new concept on this to calculate our load flow study. So like our जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर से हम इस बॉस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं अभी। और अदर फास्ट मेथड एप्लीकेशन जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि
simulation type, some programming language or some application are now developed. So by using this you can easily find all those things by this. So in our hand to hand calculation it is not possible, that's why we are using this. तो चलिए देखते हैं नेटवर्क फ्लो फॉर्मुलेशन. So this is your network. Network contain the ith number of bus. Ith means 1 to n number of bus. 1 to n number of bus. मैं इधर लिख देता हूँ ith bus मतलब कि 1 to n number of bus, nth bus. So consider ith bus for n bus power system as shown in figure. This is your figure. Ith bus of general connected generator, load and transmission line. This is your load and this is your transmission line and this is your generator. There are n number of generator with connected n number of I is equal to n number of buses and उसका voltage और उसका current, और n number of load और n number of transmission system. तो उसका कॉम्प्लेक्स पावर भी दिया गया है. तो it is convenient to work with power at each bus injected into the transmission system called bus power. The ith bus power is defined as, ith bus power क्या हो जाएगा, that is generating स्टेशन का कॉम्प्लेक्स पावर माइनस डिमांड स्टेशन का कॉम्प्लेक्स पावर कर देने से आपका आ जाएगा ith bus का कॉम्प्लेक्स पावर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस फार्मूला. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्जाम टू राइट द ऑल द क्वेश्चंस regarding this. So the complex bus power SI can be visualized by splitting a bus as a splitting मतलब कि खंड कर देना. So यहाँ देखिए स्प्लिट किया गया है. तो दिस इज योर डिमांड एंड दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन. डिमांड का अलग कर दिया गया है और ट्रांसमिशन लाइन का अलग कर दिया है. कुछ नहीं, ये सिंपल है. और ये आपका जनरेटर है. So ith bus split to visualize SI which is injected complex bus power. तो इसका देखिए कॉम्प्लेक्स पावर क्या है जनरेटिंग स्टेशन का, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर. मैंने इधर भी लिख दिया अपेरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर. मैं आपको पहले से भी ये बता चुका हूँ कि फ्रॉम द किससे जो क्या था पावर ट्रायंगल था. पावर ट्रायंगल से भी मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ. पावर ट्रायंगल ऐसे नहीं था. देखिए ऐसा था ना, ये P था, ये Q था, ये S था. तो S इज योर अपेरेंट पावर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ P स्क्वायर प्लस चेक Q स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस अपेरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर. लेट मी इरेज. So this is your active power in the generating side plus reactive power in the generating side, which is the demand side में complex power is equal to active power of demand side plus reactive power of demand side. उसी तरह ith bus में complex power is equal to ith bus में active power plus ith bus में reactive power. और I is equal to 1 to n में पहले से भी दिस स्लाइड में बता चुका था दिस. तो here also ith complex power is equal to जनरेटिंग साइड का ith complex power माइनस डिमांड साइड का ith complex power, that is equal to put these two value here. So this I is equal to 1 to n. The bus current at the ith bus is defined as I is equal to that is bus current at ith bus is equal to generating station current of ith bus minus demand station current of ith bus. It is very important this formula also, please remember guys. So by applying KCL in the ith bus we get, देखिए ith bus में आप दिस बस में KCL पुट कर दीजिए. KCL मतलब कि किरचॉफ करंट लॉ, ये नेटवर्क थ्योरी में आप पढ़ा होगा. सम ऑफ द ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0. सो दैट concept put here. So yi0 क्या है, admittance from the ith bus to 0, that admittance. और
yi1 क्या है, एडमिटेंस बिटवीन ith बस टू 1th बस, और yi2 ith बस टू 2th बस। ठीक, तो ये कैसे आया, I0 कैसे आया, ये कैपेसिटर इफेक्ट कैसी, कैपेसिटर इफेक्ट में ही आया। तो कैपेसिटर इफेक्ट में किस नेटवर्क में होता है, आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है, नहीं होता है ना, आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वहीं से आया है आपका ये सिस्टम। एडमिटेंस ऑफ ith बस टू ग्राउंड, 0 मतलब कि ग्राउंड। तो सारे नेटवर्क में आप कनेक्शन कर देने से क्या आ जाएगा, yi0 vi, क्योंकि i इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r होता है, बट v 1/r इज इक्वल टू y होता है, सो v इंटू आई इज इक्वल टू आई ना। तो दिस फॉर्मूला ओनली पुट हियर, सो दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, सो ओनली देखिए यहाँ एक टर्म गायब है, तो व्हिच टर्म, दैट इज yi टर्म, yi टर्म गायब है, किस लिए, क्योंकि अगर vi माइनस, देखिए vi कर देने से क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग yi कर देने से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 होने से कोई मतलब नहीं यहाँ रखने के लिए, तो दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। देखिए ये एक ट्रिक भी आप मान सकते हो, पहले क्या है, i है तो vi होगा, vi होगा, उसके बाद क्या है, 2 है तो 2 पुट कर दीजिए सेकेंड वोल्टेज में, उसी तरह फर्स्ट में क्या है, i है तो vi, उसी तरह i-1 है तो भी i-1, उसी तरह भी आप याद कर सकते हो n बस के एंडिंग पॉइंट तक। तो इसमें अभी क्या किया गया है, जो vi है, सब नेटवर्क में vi है, उसको कॉमन ले लिया गया है, तो कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, yi0 yi1 yi2 i-1 yi2 i+1 टूyin तक, और जो बचा पार्ट है ये सब यहाँ लिखा गया है, और इधर, तो ये हो गया ith बस का करंट। तो इन जनरल फॉर्म में आप भी लिख सकते हो दिस आई इज इक्वल टू दिस, आप लिख सकते हो yi से 1, मतलब कि जिस बस के लिए ले रहे हो उसी को फर्स्ट रेफरेंस में लेना है, yi से 1, i से 2, i से i से n तक। तो इधर इसका टोटल समेशन करके फॉर्मूला क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n yi k b k, तो i is from 1 to n और k is from also 1 to n, so where yi k, if I is not is equal to k, then vi divided by i divided by v k हो जाएगा। मैं पहले से भी फॉर्मूला बता चुका हूँ, इसी में से आप ले लीजिए। तो ऑल v इज इक्वल टू 0, तो v 0 हो जाएगा एक्सेप्ट v k की 0 ना लेकर ऑल द वोल्टेज को आप 0 ले सकते हो। इस केस में शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन एडमिटेंस इसको कहते हैं vi k को, बिटवीन ith एंड kth बस। उसी तरह yi क्या हो जाएगा, i डिवाइडेड बाई vi, ऑल v इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट vi इज नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, सो उसके क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस और सेल्फ एडमिटेंस ऑफ द ith bus। दिस इज योर सेल्फ एडमिटेंस, बट दिस इज नॉट योर सेल्फ एडमिटेंस, दिस इज योर म्यूचुअल वन। ओके, तो लोड फ्लो स्टडी is represented by y bus matrix and z bus matrix। आपको ये याद रख लेना चाहिए दिस 3 पॉइंट। लोड फ्लो स्टडी इज it is not BIS, it is represented by y bus matrix and z bus matrix। so y bus matrix इसलिए फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी मतलब कि हमारा वोल्टेज किसका किस रेंज में अंदर में होना चाहिए, पावर का किस रेंज में अंदर में आना चाहिए, और ये स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, वही सब। तो
उसको स्टडी करने के लिए हमको वाई बस ज़रूरत है। जेड बस किस लिए ज़रूरत है? यूज्ड फॉर फॉल्ट एनालिसिस। सो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में, मीडियम ट्रांसमिशन, शॉर्ट ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा फॉल्ट हुआ है उसका एनालिसिस करने के लिए हमको ज़रूरत है जेड बॉस मैट्रिक्स। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? लोड फ्लो स्टडी का स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो इसलिए हमको वाई बस मैट्रिक्स ही ज़रूरत है, यहाँ जेड बस मैट्रिक्स ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाई बस मैट्रिक्स। तो उससे पहले ये देख लीजिए, एक जनरेटर है G1 एंड जनरेटर है G2 एंड बॉस है 1 एंड बॉस है 2 विथ इट्स ट्रांसमिशन लाइन। देखिए इसके अंदर में एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसको हम और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू फाइंड करने के लिए। किसको फाइंड करने के लिए? वाई बस को फाइंड करने के लिए। वाई बस को फाइंड करने के लिए हम दिस फर्म से दिस फर्म को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दिस नेटवर्क को। सो ये किस प्रकार की नेटवर्क है? पाई नेटवर्क है। तो हमारा जो था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, किन दोनों टाइप को हम यूज करते थे? वन थे पाई ट्रांसमिशन लाइन और अनदर था एक टी ट्रांसमिशन लाइन। तो हम यहाँ पाई ट्रांसमिशन लाइन को मेजरली चूज कर रहे हैं टू आवर स्टडी। तो देखिए जनरेटर 1 का वोल्टेज है E1, जनरेटर 2 का वोल्टेज है E2 एंड इसका ट्रांसमिशन इम्पेडेंस है Z1, इसका ट्रांसमिशन इम्पेडेंस है Z2 और ट्रांसमिशन लाइन का इम्पेडेंस है Z। ड्यू टू कैपेसिटेंस इफेक्ट ये क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। Y आपका क्या है? एडमिटेंस है। तो एडमिटेंस का हम क्या कर रहे हैं? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दो सेपरेट पोजीशन में हम रख रहे हैं, Y डिवाइडेड बाई 2 एंड अनदर इम्पेडेंस, अनदर एडमिटेंस दैट इज Y डिवाइडेड बाई 2 कनेक्टेड बिटवीन लाइन टू आवर न्यूट्रल और ग्राउंड। ओके, ये आपको समझ में आ गया शायद। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए ताकि मैं आपका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। देखिए ये मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, आप मैनेज कर लो। आपको ज़रूरत है ओनली समझना, ये राइटिंग से कुछ मतलब नहीं है आपका। ठीक, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है पहले हमको। आप तो जानते ही होंगे वोल्टेज सोर्स टू कन्वर्ट कैसे करते हैं करंट सोर्स में, और करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा आपका फर्स्ट ईयर में। तो देखिए वही जो E1 था वही E1 को हम ट्रांसफर करना है Y की। देखिए V क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई इंटू जेड और I इंटू 1 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई जेड। सो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? V इज इक्वल टू I इंटू जेड होना चाहिए। तो यहाँ जेड होना चाहिए दिस नेटवर्क में। तो जेड क्यों नहीं है? जेड को हम ट्रांसफ़र कर दिए किस में? जेड इज इक्वल टू 1 बाई वाई। तो इधर 1 बाई जेड लेकर वाई को हम ट्रांसफॉर्म कर दिए किस में? एडमिटेंस के फॉर्म में। जेड को हम एडमिटेंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिए। तो बॉस 1 के साथ जो अनदर y बाई 2 एडमिटेंस डिवाइडेड बाई 2 था उसमें ये y क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। उसी तरह इन द सेकेंडरी साइड दिस साइड ऑल्सो वही प्रोसीजर होगा। तो इधर भी y डिवाइडेड बाई 2 के साथ y2 ऐड हो जाएगा। तो ये कौन सी कनेक्शन में है? ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। दिस y बाई 2 एंड y1 is connected in parallel manner and this y2 and y divided by 2 is connected in parallel manner। तो पैरेलल कनेक्शन में एडमिटेंस क्या होता है? एडिशन होता है और इम्पीडेंस क्या होता है? Z1
Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 होता है। तो इधर क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन करने के लिए इधर हम एडिशन कर देते हैं y10 दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए y10 दैट इज इक्वल टू दिस, ये हो गया। लाइक दैट इन y20 भी आप लिख सकते हैं। और ये जो z है, z इज z, दैट इज नॉट चेंज। और दिस इज योर करंट I1 और I2। तो देखिए बाय अप्लाइंग KCL एट नोड 1, नोड 1 में हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। KCL अप्लाई करने से क्या आ जाएगा, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और एक बार। देखिए दिस इज योर नोड 1, नोड 1 में आप KCL अप्लाई कर दीजिए। तो ये है आपका I1, तो I1 इनकमिंग है, इधर दिस करंट इज आउटगोइंग एंड दिस करंट इज आउटगोइंग। तो दिस वोल्टेज से दिस वोल्टेज माने V1 से V2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनटू Y12 हो जाएगा। और ये इम्पीडेंस, ये एडमिटेंस इनटू करंट हो जाएगा, सॉरी नॉट करंट, वोल्टेज V1। तो देखिए दैट इज V1 इंटू Y10 और प्लस V1 माइनस V2 इंटू Y12। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द बोथ साइड, Y12 इंटू V1 माइनस Y12 इंटू V2 और बाय एडिंग दिस V1 Y10। सो टेक V1 इज कॉमन, V1 इधर V1 कॉमन ले लीजिए। तो V1 कॉमन लेने से Y12 प्लस Y10 इन द वन सेक्शन एंड अनदर सेक्शन क्या आ जाएगा, Y12 इंटू V2। उसी तरह आप KCL अप्लाई कर दीजिए नोड 2 में। हमको क्या चाहिए, हमको Y पैरामीटर चाहिए। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, Y पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं। ये तो आप 2 पार्ट में भी पढ़ा होगा। इम्पीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर क्या होता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में I1 I2 होता है, मतलब कि करंट एट द प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। और उसके बाद मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, Y1 1 Y12 Y13 Y21 Y22 होता है। उसके बाद जो आपका वोल्टेज होता है V1 और V2, ठीक। तो देखिए उसी तरह हम नोड 2 में क्या कर रहे हैं, KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए KCL अप्लाई कर दीजिए नोड 2 में। इधर नोड 2 में KCL अप्लाई कर दीजिए, मतलब कि दिस करंट इज इक्वल टू दिस आउटगोइंग करंट प्लस दिस करंट Y20 इंटू V2 प्लस V2 माइनस V1 इंटू Y12। सो V2 माइनस V1, दिस इज योर V2 माइनस V1, बट हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं इन द करंट। इसके लिए V1 माइनस V2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस V2 Y12 और द लेफ्ट पार्ट इज Y2 Y20 V2 Y20। So after multiplying this Y12 in the both the side, Y12 into V1 minus Y12 into V2 is equal to in the right hand side V2 Y20, the same thing. Okay, so after transforming these terms in the right hand side and converting the and taking V2 as a common, then you will get Y20 plus Y12, Y20 plus Y12, here V2 and V2 will be taken as common. A left part is Y12 V1, that Y12 and V1. So रीअरेंज करके आप इसको लिख सकते हो लाइक दैट। आफ्टर रीअरेंजिंग this equation and this equation, from this equation and this equation you will get I1 and I2। तो ये हो गया आपका LHS साइड में। और दिस V1 V2 V1 V2 ये हो गया आपका राइट हैंड साइड में। और आपका देखिए ये नेटवर्क आ गया आपका Y11
y12 like that, y21 y23 हो गया। तो मैं इधर फिर से लिख दिया y11 इज इक्वल टू दिस, y2 इज इक्वल टू दिस, y21 इज इक्वल टू दिस, y22 इज इक्वल टू दिस। सो ये आपका आ गया वाई बस मैट्रिक्स। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं वाई बस मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है दिस, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी चारों प्रॉपर्टी को आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है वाई पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए। और कोई भी इससे सिंपल मेथड नहीं है। मैं जो ये मेथड बता रहा हूँ ये आपका वेरी सिंपल होने वाला है, तो इसको आप याद रख लेना चाहिए। ये वेरी सिंपल मेथड में लिखा है। तो देखिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होने वाला है। ये जो मैट्रिक्स है आपका, मान लो कि ये जो y है, y मैट्रिक्स है, इसको a मैट्रिक्स हम मान ले रहे हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि a दैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज होना चाहिए। मतलब कि y मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू y ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? देखिए डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट को कैसे आप फाइंड करेंगे? डायगोनल एलिमेंट इज द समेशन ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड एट द दैट बस। मतलब कि अगर आप फाइंड कर रहे हैं वाई, देखिए आप फाइंड कर रहे हो y11 के लिए, मतलब बॉस 1 के लिए फाइंड कर रहे हो, तो बॉस 1 में जितने भी सारे एडमिटेंस कनेक्टेड हैं, y1 to लेकर 2, y1 to लेकर 3, y1 to लेकर 4, y1 to लेकर 1 से y1 to लेकर के n बस तक जो भी कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड, वी आर नॉट टेकिंग द अदर नेटवर्क, वी आर टेकिंग ओनली द कनेक्टेड नेटवर्क। सो ऐड कर देने से क्या आ जाएगा आपका दिस डायगोनल एलिमेंट। y11 के लिए 1 बस, y22 के लिए 2 बस, उसी तरह yn के लिए nth बस। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन टू लाइन और 2 बस। देखिए आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट में आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। तो ये आप ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? नेगेटिव ऑफ द बस कनेक्टेड बिटवीन, नेगेटिव ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन 2 बस। सो मान लो कि ये एक बस है, ये अनदर बस है, दिस इज बस नंबर 1 एंड दिस इज बस नंबर 2, दिस इज एडमिटेंस y। सो y12 इज इक्वल टू एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2 विथ इट्स नेगेटिव साइन। तो आप नेगेटिव साइन ले लीजिए, ठीक। तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिशन ऑफ रो और कॉलम इज इक्वल टू एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन द बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या कहता है? जो रो और कॉलम है, मतलब कि देखिए इधर दिस रो और दिस कॉलम, जो भी आप रो चूज कर सकते हो, इस रो इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द रो, मीन्स y10 प्लस y12 माइनस y12। तो ऐड कर देने से क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दैट बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये देखिए अब कैंसिल हो जाएगा, y12 कैंसिल हो जाएगा और y10 ही बचेगा। तो मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ कि y10 क्या है? y10 कनेक्टेड बिटवीन द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन द बस नंबर 1 और बस नंबर i टू द ग्राउंड। तो ये हो गया फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है 1 एंड सेकेंड, समेशन ऑफ दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A ट्रांसफर और डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड ऑफ दैट बस। ये आपका पर फाइंडिंग के लिए, एडमिटेंस फाइंडिंग के लिए, एडमिटेंस बस फाइंडिंग के लिए। और ये जो 3 और 4 प्रॉपर्टी है, ये आपको चेकिंग के लिए,
एडमिटेंस ठीक है और नहीं ये चेकिंग के लिए। ठीक, तो अभी देखेंगे तो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस मतलब कि जो भी लाइन में है, देखिए मान लो कि ये माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस किस लिए चूज करते हैं, प्लस किस लिए चूज करते हैं, और ये सब ये हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम एडमिटेंस कहेंगे, किसको रिएक्टेंस कहेंगे, किसको इम्पीडेंस कहेंगे, इसमें हम नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हम जानने के लिए मैं एक सीधी सादी फार्मूला ले रहा हूँ इधर। देखिए पहले आप जानते हो कि इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस जे ओमेगा एल होता है। और आप अगर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, तो रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट करके 0 भी कर सकते हो। तो ओनली क्या बचा आपका, जे ओमेगा एल ही बचा। ठीक, तो जेड इज इक्वल टू जे ओमेगा एल है विथ सम वैल्यू, कुछ वैल्यू ही होना चाहिए। तो मेन पॉइंट इज दैट इन इम्पेडेंस द जे टर्म, देखिए इधर जे टर्म आ रहा है, जे टर्म विल बी इन द पॉजिटिव वैल्यू। सो इट इज ड्यू टू व्हिच, इंडक्टर ओनली ना, जे ओमेगा एल, देखिए इधर जे ओमेगा एल है, इंडक्टर ओनली। सो मैं पहले से भी ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि y दैट इज एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/z है, और 1/z क्या हो जाएगा, 1/j ओमेगा एल हो जाएगा। तो j ऊपर में ट्रांसफर हो जाने से माइनस ऑफ j हो जाएगा इन द न्यूमिनेटर साइड। सो इफ द पॉजिटिव ऑफ j वैल्यू मीन्स इट इज इन एडमिटेंस फॉर्म, अगर पॉजिटिव j होगा तो एडमिटेंस फॉर्म में आप उसको बोल सकते हैं ये एडमिटेंस फॉर्म में है। अगर नेगेटिव में है तो आप उसको कह सकते हैं रिएक्टेंस, मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, ये दो बात याद रख लेना चाहिए। इफ द जे वैल्यू इज पॉजिटिव देन द इम्पेडेंस जेड एंड द वैल्यू ऑफ जे इज नेगेटिव देन द एडमिटेंस वाई। तो इसमें आप एक बार समझ लीजिए, बट कैपेसिटेंस केस एक्स इज इक्वल टू 1/j ओमेगा सी होता है, तो जे ऊपर में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे विथ समथिंग वैल्यू। ठीक, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, एक्स इज इक्वल टू जेड है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जेड नहीं, हमको चाहिए एडमिटेंस। तो एडमिटेंस क्या है, 1/जेड। तो 1/जेड कर देने से क्या आ जाएगा, जे नीचे में आ जाएगा। तो अभी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जे नीचे आ जाएगा, तो जे ओनली ट्रांसफर टू द, देखिए ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, हम जेड कंसिडर नहीं करेंगे, हम वाई कंसिडर, वाई इज इक्वल टू 1/जेड है, तो नीचे में माइनस जे है, तो ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट में प्लस जे, और इंडक्टेंस में और एडमिटेंस में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे। तो यही है आपका ट्रिक। तो इधर देखिए, सो इन द कैपेसिटर केस जे वैल्यू इज पॉजिटिव देन इट इज एडमिटेंस। अगर कैपेसिटेंस में यदि जे वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको एडमिटेंस कह सकते हो। अगर इंडक्टेंस में जे वैल्यू नेगेटिव है तो उसको आप एडमिटेंस कहते हो, अदरवाइज इम्पीडेंस। ये देखिए एक सिंपल डायग्राम है, एक कैपेसिटेंस दिया गया है, कैपेसिटेंस किस में है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में किस लिए, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है, और ये आप एडमिटेंस कह सकते हो। ये देखिए इंडक्टेंस किस में है, नेगेटिव में है, तो ये एडमिटेंस कह सकते हो अभी। उसी तरह ये भी माइनस, ये भी माइनस। सो हाउ फॉर बस, यार फॉर बस, the y bus will be 4 cross 4,
हमारा जो एडमिटेंस बस मैट्रिक्स है वो 4x4 होना चाहिए, क्योंकि 4 बस है। 4 बस जितने भी बस होगा, मतलब कि आपका यदि 3 बस है तो ये मैट्रिक्स किसका होगा, 3x3 होगा। अगर 4 बस है तो 4x4 होगा। अगर 5 है तो 5x5 होगा। उसी तरह अगर n बस है तो n×n होगा। तो हम तो n×n बस फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको चाहिए गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, डिकॉप्ल मेथड। ये सब मेथड से ही हम इसको फाइंड करेंगे। तो पहले जान लेते हैं वाई बस मैट्रिक्स। तो देखिए वाई बस मैट्रिक्स में पहले बस नंबर 1 का कंसिडर कर रहे हैं। तो बस नंबर 1 का क्या हो जाएगा, सारी जो एडमिटेंस कनेक्टेड है बस नंबर 1 to 2, बस नंबर 1 to ग्राउंड, बस नंबर 1 to 3। देखिए बस नंबर 1 to 2 के बीच में क्या है, -J5। उसी तरह बस नंबर 1 to ग्राउंड के बीच में J2। ठीक, उसी तरह ये डायगोनल एलिमेंट फास्ट देख लीजिए। बस नंबर 2 के बीच में 2 1 और 2 4। 2 4 के बीच में है, हाँ है J8। देखिए J8 है। उसी तरह 2 to 3 दैट इज -J2, -J2। उसी तरह 3 बस में 3 to 2 -J2, -J2 है। और इसमें तो कुछ भी कनेक्ट नहीं है, इतना ही। और 4 बस में 4 to 2, 4 to 2 है J8, तो J8 इधर। तो ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट। उसी तरह अब डायगोनल एलिमेंट क्या था, द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन 2 बस। y12 ये है y12, तो 1 2 के बीच में क्या है, J5 और उसका नेगेटिव, तो J5 आ गया। उसी तरह ये क्या है, y13 है। 1 3 के बीच में कुछ है, कुछ नहीं। 1 3 के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है, तो 0। उसी तरह 1 4 के बीच में कुछ है, डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं, तो 0। ठीक, उसी तरह ये भी सब कर लेना। तो रो 1 में क्या हो जाएगा, फॉर चेकिंग के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए फॉर चेकिंग के लिए एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो। सो J5 -J5 कैंसिल हो जाएगा, ओनली J2 बचेगा। तो J2 क्या है, एडमिटेंस कनेक्टेड दैट वाज विद द ग्राउंड, हो गया। उसी तरह रो 2 के लिए, रो 2 के लिए भी चलिए ऐड कर देते हैं। देखिए J5 कैंसिल हो गया, J2 कैंसिल हो गया, J8 कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो सेकेंड बस में कोई ऐसा एडमिटेंस है विथ ग्राउंड नहीं है, तो ये 0। ठीक, तो ये भी ठीक है। देखिए थर्ड बस में J2 -J2 कैंसिल हो गया, थर्ड बस में भी कनेक्टेड है नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। फोर्थ बस में J8 -J8, फोर्थ बस में भी कनेक्टेड है नहीं है, तो ये भी 0। तो हमने जो फाइंड किया एडमिटेंस वो ठीक ठाक है। तो नाउ सपोज ए न्यू ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड बिटवीन बस 1 एंड बस 3। बस 1 और बस 3 के बीच में जो प्रीवियस हमने ये जो दिखा था, ये नेटवर्क में बस 1 एंड 3 के बीच में और एक हम एडमिटेंस ऐड कर रहे हैं। देखिए उस एडमिटेंस का रिएक्टेंस क्या दिया गया है, एडमिटेंस मतलब कि वो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस क्या दिया गया है, दैट इज 0.2 J0.2। तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एडमिटेंस में। एडमिटेंस में क्या हो जाएगा, 1/x, तो 1/J 0.2 इज इक्वल टू -J5 हो जाएगा ना। तो अभी क्या चेंज हो जाएगा, देखिए जिस मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि जिस बस में
ये कनेक्टेड है, मतलब कि देखिए 1 बस में कनेक्टेड है और 3 बस में कनेक्टेड है, तो ये 1 बस ही चेंज होगा और 3 बस ही चेंज होगा, अदर बस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस नंबर 2, बस नंबर 4 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको ओनली बस 1 और बस 3 को कैलकुलेशन करना है, अदर बस आर सेम एज द प्रीवियस दिस मैट्रिक्स। तो देखिए इधर बस 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं अभी, तो क्या आ जाएगा, J5 एक कनेक्शन है तो J5 है, J2 कनेक्शन है, J2 हम पुट कर दिया। उसी तरह दिस कनेक्टेड टू 3, तो इसका एडमिटेंस की है J5, तो J5 भी कनेक्शन कर दिए। उसके बाद देखिए 1 का हो गया, सो 1 से 2 के बीच में कुछ है, J5 है। उसके बाद 1 से 3 के बीच में कुछ है, हाँ है। अभी देखिए पहले फिगर में 1 के 3 के बीच में कुछ था, कुछ नहीं था, 0 है। बट अभी देखिए 1 के 3 के बीच में है, दैट इज -J5, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस J5 हो गया। अभी 1 से 4 के बीच में कुछ है, कुछ नहीं है, तो 0। उसी तरह आपको ये सारी थिंग कैलकुलेशन करना है। उसी तरह देखिए मैं 3 बस के लिए भी आपको बता देता हूँ। देखिए 3 बस में उसी तरह क्या हो जाएगा, 3 से 1 के बीच में क्या है, -J5, और आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा +J5, और 3 से 2 के बीच में -J2, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, J2 आ गया। 3 से 3 के बीच में कुछ है, 3 से J3 से 3 के बीच में, हाँ है, क्या है, दिस प्लस देखिए J5 प्लस J2 क्या जाएगा, J7 आ जाएगा। बट ये है आपका क्या, डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट माइनस चेंज हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं डायगोनल एलिमेंट, बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। और 3 के 4 के बीच में कुछ है, कुछ नहीं है, तो 0 है। और ऑल द एलिमेंट आर सेम एज लाइक एज द प्रीवियस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स। सो ये हो गया। लाइक दैट 3 बस सिस्टम, इट इज़ योर जनरेटिंग स्टेशन 1, जनरेटिंग स्टेशन 2, 3, और बस नंबर 1 2 3 बस है, तो उसका नेटवर्क कैसा हो जाएगा, मैट्रिक्स 3x3 हो जाएगा। So this system consisting of a 3 generator, 3 bus, 3 transmission line. Line 1 is on the upper side, line 2 and line 3 are the 2 side. ठीक, तो आगे एक प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पहले आगे जाने के पहले मैं आपको ये थिंग भी एक बता देता हूँ कि ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए जनरेटर एंड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लोड फ्लो स्टडी, देखिए ईजी है, ईजी का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, तो ये करंट और उसका रेस्पेक्टिव में क्या आ जाएगा, XD आ जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंस आ जाएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन हमारा कितना था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड मीडियम ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन। मीडियम और लॉन्ग को हम पर नॉमिनल पाई मॉडल, नॉमिनल टी मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना, ताकि उसको भी कोई पॉइंट छूट ना जाए, और आपको भी हेल्प रहेगा, उसको भी हेल्प रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।